स्टूडेंट्स, आज हमारे वी आर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय जो उपखंड है उनके जो अलग अलग टाइप्स के वेरियस ऐसे सब कॉन्टिनेंट है, तो उनका यूज किस लिए होता है या उसका हम डिस्क्रिप्शन इसमें देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडाइवल पीरियड, मतलब जो ब्रॉड ऐतिहासिक जो प्रवृत्ति थे मध्ययुगीन काल में, तो वो कैसी थी उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और थर्ड पॉइंट है एनालिसिंग चेंज ओवर 1000 ईयर्स थ्रू वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब 1000 ईयर्स से पहले जो जितने भी मतलब जो वेरियस ऐसे अलग अलग हिस्ट्री के स्रोत थे, मतलब जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती थी, ऐसे जो भी सोर्सेस थे उनमें क्या क्या चेंज हुआ। 1000 ईयर हजारों साल पुराने हिस्ट्री से लेके आज तक में कितने चेंजेस हुए उस सोर्सेस में, उसकी हम एनालाइजिंग करेंगे, उसकी हम जानकारी इसमें लेंगे, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट ब्रिंग्स हिस्ट्री अलाइव फॉर अस, हाउ डू वी नो अबाउट आवर मिडाइवल फोरफादर्स हुज राइटिंग्स एंड वर्क्स आर अवेलेबल टू अस इवन टुडे। इसमें ये कहा गया है कि ये जो हिस्ट्री है ये हम सब के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है और ये हिस्ट्री क्या है। और इसमें जो मध्ययुगीन काल में जो भी अपने फॉर फादर्स हो गए, मतलब जो भी अपने जो पुरानी पीढ़ी अपने जो पूर्वज हो गए थे, उनके बारे में जानकारी, उनके काल में मतलब जब अपने पूर्वज थे उस टाइप में अपनी हिस्ट्री कैसी थी, उस टाइम पे अपने उस वक्त की हिस्ट्री क्या थी, उस वक्त का काल कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, ठीक है ना। ये सब जानकारी हमें जानने के लिए हमें ये हिस्ट्री बहुत ही मतलब हेल्पफुल होती है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस इज हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, these and other similar questions shall be answered in the chapter which introduced us to the world of medieval Indian history। इन सब मतलब हिस्ट्री के जो अलग अलग हिस्ट्री के जो पीरियड्स थे, काल थे, उनके जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट ऐसे पार्ट्स हो गए हैं, तो उनके बेसिस पर उन पार्ट्स के बेसिस पर हमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अपने मन में या अपने दिमाग में जो भी तैयार होते हैं, जो भी क्वेश्चंस हमें आते हैं, उन सब के आंसर्स हम उस मतलब हिस्ट्री के चैप्टर से इस चैप्टर से उसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उस इंट्रोडक्शन से हमें मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री मतलब मध्ययुगीन भारत का इतिहास कैसा था वो हमें इसके माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल इज लोकेटेड इन इंडिया। ये तो आप सभी को पता ही है कि अपने पूरे वर्ल्ड में कितने 7 वंडर्स है ना, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें से एक है अपने इंडिया का ताजमहल, जो अपने आगरा में अभी स्थित है ना। तो एन आर्किटेक्चरल मार्वेल, द मॉन्यूमेंट स्टैंड विटनेस टू द गार्डनियर ऑफ द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में ये जो ताजमहल है ये एक मॉन्यूमेंट, इतना मतलब एक विटनेस है, मतलब जैसे अपने मिडाइवल पीरियड का मतलब मध्ययुगीन काल में जो राजा हो गया था, जिस राजा ने ये ताजमहल को बनाया है ना, शाहजहां, तो वो एक विटनेस है, वो एक प्रूफ है हमारे लिए कि नहीं सच में ये चीज हुई थी, सच में ये हिस्ट्री में हुआ था, सच में एक शाहजहां नाम का राजा था, है ना। तो ये उसका प्रूफ हमें पता चलता है। टुडे द ताजमहल इज थ्रोन्ड बाय मिलियंस एंड इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे इंडियन कल्चर। आज जो ताजमहल है वो एक बहुत ही मतलब
बहुत ही मिलियंस इसमें वो फेमस हो चुका है, और वो एक मॉडर्न डे भी बन चुका है, मतलब एक मॉडर्न चीज़ बन चुकी है अपनी इंडिया के कल्चर में, इंडिया के संस्कृति में। और आज बहुत से लोग उसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और ताजमहल एक मतलब बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। Similarly, events of the medieval period have had a lasting impact on Indian polity, society and economy. है ना, मतलब जो हिस्ट्री का जो मिडाइवल पीरियड है वो अपने इंडियन के पॉलिटी पर, इकोनॉमिक और सोसाइटी पर भी मतलब इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये जो हिस्ट्री है ये तीनों का एक पार्ट है, मतलब मतलब अपनी सोसाइटी और मतलब पॉलिटी और अपनी इकोनॉमी, इन तीनों के ऊपर हिस्ट्री डिपेंड होती है। Let us read about this period of India's past to understand how it has shaped our present. आज हम इस लेसन में जो मतलब पढ़ेंगे, ये जो मिडाइवल पीरियड हम पढ़ेंगे, तो इंडिया का जो पास्ट है, मिडाइवल पीरियड मतलब इंडिया का एक पास्ट है ना, हिस्ट्री है। तो उसको हम ये उसमें से इस लेसन से हम ये समझेंगे कि वो मिडाइवल पीरियड मतलब किस टाइप का था, उसकी शिफ्ट कैसी थी, और अपने प्रेजेंट से वो कितना डिफरेंट था। हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट, इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इन आइडियाज एंड बिलीव्स। हिस्ट्री जो है वो मतलब अपने हिस्ट्री किसे कहते हैं, जो अपने पास्ट में जो बीता है उसकी स्टडी है ना, मतलब उसकी पढ़ाई, उसकी जानकारी मतलब एक हिस्ट्री है ना। तो ये जो हिस्ट्री है इसके कॉमनली तीन मतलब पार्ट्स है। पहला है एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो तीनों भी हिस्ट्रीज है, इनका जो बेसिस मतलब इसमें बेसिकली कौन से चेंजेस हुए हैं, है ना, सोशल में मतलब सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव और आर्थिक बदलाव, है ना, मतलब सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए उन ऑर्गेनाइजेशंस में, और उनके आइडियाज़ और उनके जो बिलीव्स थे वो सब किस टाइप के थे, और उससे उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हम इसमें जानेंगे। Each period is distinguished by specific characteristic and developments. हर एक जो पीरियड है, ये तीनों जो भी पीरियड्स है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ये जो तीनों पीरियड है ये स्पेसिफिकली इनके कैरेक्टर जो है वो अपने अपने ऊपर अलग अलग टाइप के वो डिपेंड है, और इनके जो डेवलपमेंट्स है वो भी अलग अलग है। मतलब एंशियंट पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या प्रगति हुई थी, क्या क्या नए चेंजेस हुए थे, वो अलग हुए। उसके बाद में मिडाइवल में क्या क्या बदलाव हुआ, और उसके बाद मॉडर्न में क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। तो ये सब तीनों के अपने अपने डेवलपमेंट से अपने अपने सेपरेट वो चीज़ें हैं। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द मिडाइवल पीरियड वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन. So while the medieval period in Europe lasted between 600 and 1400 CE, the medieval period in India extend from about 700 to 1700 CE, which is exactly 1000 years. मतलब जो मिडाइवल पीरियड का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है, मतलब काल है, मिडाइवल पीरियड का जो काल है वो रीजन टू रीजन बदलता मतलब चेंज होता है, मतलब अलग अलग टाइप के उसके काल माने जाते हैं, है ना। मतलब किसी रीजन में कुछ और काल माना जाता है तो किसी रीजन में कुछ दूसरा काल माना जाता है, इस तरह से उसके काल जो है वो बदलते जाते हैं। तो मिडाइवल पीरियड का जो काल है वो यूरोप रीजन में कौन सा माना जाता है 600 एंड 1400 CE, मतलब 600 to 1400 कॉमन इरा, ये जो काल है इसको मिडाइवल पीरियड का काल माना जाता है। कौन से रीजन में? यूरोप में। ठीक है, और ये जो मिडाइवल पीरियड है वो इंडिया में क्या माना जाता है 700 to 1700 ये इंडिया में माना जाता है।
इस मिडाइवल पीरियड का काल, ठीक है। और यूरोप में कौन सा 600 टू 1400 CE। तो एग्जैक्टली इसका जो काल है वो 1000 years का है, मतलब 1000 year पहले का ये काल है मिडाइवल पीरियड का, ठीक है। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द अर्ली मिडाइवल पीरियड एंड द लेट मिडाइवल पीरियड। मतलब ये जो पीरियड्स है मिडाइवल पीरियड, मिडाइवल काल के जो पीरियड है वो उनके भी दो पार्ट हुए हैं, मतलब क्योंकि दो रीजन में दो अलग इसका काल माना जाता है ना। तो जो 700 टू 1400 का जो काल था उसको अर्ली पीरियड, और जो 1200 टू 1700 का जो CE तक का जो काल है वो लेट पीरियड, ऐसे उसके दो पार्ट पड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन कौन से अलग अलग टाइप के जो भी सब कॉन्टिनेंट थे उसका यूज और उसका मतलब डिस्क्राइब, उसका डिस्क्रिमिनेशन हम देखेंगे। India has been known by varied names through its different historical periods. In the ancient period, India was referred to by names such as भारतवर्ष and जम्बूद्वीपा, है ना। मतलब इंडिया के जो अलग अलग जो मतलब नाम उनके हिस्टोरिकल पीरियड में, ऐतिहासिक काल में इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग जो भी सब कॉन्टिनेंट थे, जो भी कंट्रीज है उनके क्या अलग अलग नाम पड़े थे, ठीक है। तो एंशियंट पीरियड में इंडिया को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप नाम से, ठीक है। द विष्णु पुराण सेज द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द हिमाद्री द हिमालयाज इज कॉल्ड भारतवर्ष। दिस नेम इज ऑल्सो मेंशन इन द ऋग्वेद, ठीक है। मतलब विष्णु पुराण में ये कहा जाता है कि अपने जो इंडिया जो कंट्री है वो नॉर्थ ओशियंस और साउथ के जो हिमाद्री पर्वत है उससे लग के है, नॉर्थ एशियन और साउथ की हिमाद्री पर्वत से लग के है। तो इसलिए हिमालय पर्वत को उस काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए उस हिमालय पर्वत के नाम पर ही अपना भारत देश का जो नाम भारत रखा गया है, ऐसे किसमें बताया जाता है, पुराण में, है ना, विष्णु पुराण में ऐसे कहा गया है। और उसी पर मतलब उस हिमालय पर्वत को भारतवर्ष कहा जाता था, तो उसी नाम से हमारा कंट्री का भी नाम भारत पड़ा, ऐसा विष्णु पुराण में कहा जाता है। और ये ऋग्वेद में भी मेंशन है, ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। South Asia was also called Jambudvip or the land of the rose apple tree in Puranic and Buddhist texts. Patanjali used the term Ayurveda or land of the Aryas to denote the northern part of India lying between the Himalayas and the Vindhyas. मतलब साउथ एशिया भी जो था वो अपने भारत को जम्बूद्वीप नाम से मतलब जानता था, और अपने इंडिया के ज़मीन पर, अपने लैंड पर रोज एप्पल ट्रीज थे। तो पौराणिक और बुद्धिस्ट काल में बहुत ज़्यादा एप्पल की भी ट्रीज होते थे। तो ये भी ऋग्वेद में मेंशन है। और पतंजलि जो है वो एक आयुर्वेदा का पार्ट है। तो पतंजलि और आयुर्वेदा जो है वो अपने ज़मीन पे, मतलब जब आर्यन लोग जब अपने भारत में आए थे तो उन्होंने उसका जो मतलब नॉर्थन पार्ट था, मतलब अपने इंडिया का नॉर्थ साइड का जो पार्ट था वहाँ पे उनको जो आयुर्वेदा के कुछ ऐसे ट्रीज, बहुत बड़े पेड़ पौधे उनको मिले थे। तो इसलिए वो पेड़ पौधे जो है वो वहाँ पे जो आर्यन लोगों ने उसका मतलब आयुर्वेदा नाम से उसको जाना गया था। और जो अपनी जो कंट्री है वो हिमालय और विंध्या दो बड़े बड़े पर्वतों से लग के है। द ज़ेन अवेस्टा द स्कैट बुक ऑफ द Parsis mentions सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers एज द नेम फॉर इंडिया। और जो ज़ेन अवेस्टा एक बुक है, सैक्रेड बुक है,
तो उसमें जो पारसी लोग जो अपने इंडिया में आए थे, उन्होंने उस बुक में ये बात मेंशन की अपने इंडिया के बारे में कि अपने इंडिया में सप्त सिंधु है। मतलब सप्त सिंधु में सात नदियाँ जहाँ, मतलब सात नदियाँ जहाँ होती है उसको सप्त सिंधु कहते हैं। तो अपने जो पूरी इंडिया जो है वो सात नदियों का संगम है, 7 रिवर्स है अपने इंडिया में। तो इसीलिए उन्होंने अपने इंडिया को सप्त सिंधु भी नाम दिया था। जो पारसी लोग थे, पर्शियंस जो थे, वो अपने इंडिया को सप्त सिंधु नाम से भी मतलब उन्होंने ये नाम दिया था, उस नाम से भी जाना जाता है अपना इंडिया। द एंशियंट ग्रीक्स रेफर्स टू द इंडियंस एज इंडोई और पीपल ऑफ द इंडूज। और जो ग्रीक लोग थे वो अपने इंडियन लोगों को इंडोई के नाम, मतलब इंडोई नाम से वो पुकारते थे और इंडोई नाम से वो जानते थे। तो इसी लिए ग्रीक लोगों ने अपने इंडिया को इंडूज नाम भी दिया था। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड द नेम दैट गेन्ड पॉपुलैरिटी वाज हिंदुस्तान। और उस मिडाइवल पीरियड में ही जो ग्रीक मतलब जो भी ग्रीक लोग हैं, जो भी लोग आए थे, उन्होंने अपने इंडिया को हिंदुस्तान नाम से पॉपुलर किया और तब से अपने भारत को हिंदुस्तान नाम से जाना गया। This name is still used in India and therefore it is important to know how this name came out. ये जो हिंदुस्तान नेम है ये अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। अपने इंडिया को बहुत, फिर तब से हिंदुस्तान नाम से ही मतलब जानना चालू हो गया। लेकिन कि ये इम्पोर्टेंट मतलब ये पता होना ये हमें इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये जो नेम है हिंदुस्तान जो नेम है वो कहाँ से बाहर आया था। If you look at a map of India, you will notice that the river Indus or Sindhu and its 5 tributaries formed the western frontier of India. हमने अगर अपने इंडिया का मैप देखा, इंडिया का जो नक्शा है उसमें अगर हमने देखा तो उसमें आप ये बात मतलब नोटिस करोगे, आपको ये पता चलेगा कि अपने इंडिया की जो रिवर है इंदु नदी जो है, इंदु और या फिर सिंधु, मतलब दोनों भी नाम एक ही नदी के हैं। सिंधु नदी उसको इंदुस भी कहते हैं, इंदु नदी भी कहते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो 5 ट्रिब्यूटरीज मतलब 5 मतलब उसके कितने 5 ऐसे ट्रिब्यूटरीज है तो अपने इंडिया में। सिंधु वॉज अ नेम विच कुड नॉट बी प्रोनाउंस करेक्टली बाय पीपल हु invaded or visited India from northwest, such as the Iranis, Afghans and Turks and Mughals. In their language the S became H। मतलब जो सिंधु वर्ड है अपनी, मतलब जो सिंधु नदी है, ये जो वर्ड है, ये इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो करेक्टली प्रोनाउंसिएशन है, वो बाकी जो बाहर से जो आते थे लोग उनको वो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं जमता था, सिंधु उनको बोलना ही नहीं आता था। जैसे ईरानी लोग है, अफगानीज है ना, तुर्क लोग, मुगल लोग जो आए थे अपने इंडिया में, तो उनको जो सिंधु नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन ही उनको नहीं जमता था, क्योंकि उनके लैंग्वेज में एस का प्रोनाउंसिएशन एच आता है। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सिंधु दे प्रोनाउंस द रिवर्स नेम एज हिंदू, है ना। मतलब वो एस का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एच में करते थे, मतलब उनका जो एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एच आता था। तो इसीलिए वो जब सिंधु मतलब जब भी उनको सिंधु बोलना था तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आता था, हिंदू आता था। एंड हेंस द नेम हिंदुस्तान, द लैंड ऑफ द रिवर हिंदू। मतलब उनके वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर से ही अपने इंडिया का नाम क्या पड़ा, मतलब वो सिंधु उनको बोलना नहीं आता तो हिंदू मतलब कहते थे, तो उसी से अपने भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है। द लैंड ऑफ द रिवर हिंदू, मतलब सिंधु नदी के ऊपर हमारे इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इट वॉज फ्रॉम द रिवर सिंधु that the people living on the eastern side of the river came to be called Hindus in medieval India। तो ये जो मतलब सिंधु नदी के नाम से अपने इंडिया को क्या कहने लगे, वो हिंदूज, है ना। मतलब सिंधु का प्रोनाउंसिएशन वो हिंदू करते थे, तो हिंदू मतलब हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग थे वो हिंदूज,
है। हिंदूज ऐसे मतलब मिडावल पीरियड में ये हिंदूज नाम हिंदूज से फिर हिंदुस्तान वो नाम अपने इंडिया का इस तरह से पड़ गया। The terms Hind and Hindustan were in use in Persian and Arabic after the Islamic conquest of the 11th century. ये जो हिंद और हिंदुस्तान ये जो दो वर्ड है ये कौन से लोग यूज करते थे ज़्यादातर? पर्शियन और अरेबिक। जब इस्लामिक धर्म जब आया 11th सेंचुरी में तब से ये दोनों वर्ड मतलब पर्शियन और अरेबिक लोगों ने स्टार्ट किया। Thereafter, rulers of Delhi Sultanate and the Mughals began to call their Indian Empire by the name of Hindustan. फिर वो जब रूलर मतलब दिल्ली के जो किंग थे या जो राजा थे दिल्ली सल्तनत के और जो मुगल लोग थे उन्होंने अपने फिर इंडिया को हिंदुस्तान कहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। The term came to be used for the region of India between the rivers Indus and Brahmaputra and the Himalayas and Vindhya mountain ranges. फिर जो अपने जो कंट्री है अपने जो इंडिया है उसका जो रीजन है वो किसके बीच में आता है मतलब रिवर इंदु मतलब सिंधु है, सिंधु रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में और हिमालय और विंध्य माउंटेन के रेंजेस में अपना इंडिया का जितना भी प्रदेश है वो उसके दरमियान में आता है। इंडियाज प्रेजेंट नेम इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंदुज। तो इंडिया का जो प्रेजेंट अभी जो नेम है वो भी वो किससे आया? फिर इंदुज नदी से वो नाम अपना पड़ा है ना। इंदु या फिर सिंधु मतलब दोनों भी एक ही नदी के नाम है, सिंधु भी कहते हैं और इंदुज भी कहते हैं। तो इस नदी से ही अपने इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ा। However, while the name Hindustan continued to be popular throughout the medieval period, the area which was covered by this name varied widely. For example, in the early medieval period, the name denoted the land lying between Indus and its 5 branches and the land between rivers Ganga and Yamuna. In the late medieval period, the name came to denote much of what is today modern India, including South India. मतलब जब अपने इंडिया का नाम हिंदुस्तान हो गया कंटिन्यू हो गया वही नेम, तो उसके बाद मिडाइवल पीरियड में ये नाम जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो गया मध्ययुगीन काल में और हिंदुस्तान नाम से ही अपना मतलब भारत जो है वो प्रसिद्ध हो गया। तो ये जो मतलब मिडाइवल पीरियड में जो नेम थे तो ये जो नेम है वो मतलब इंदुस नदी के द्वारा हमें अपने इंडिया को ये नाम प्राप्त हुआ। तो इसी तरह ये जो इंदुस नदी है इसके 5 ब्रांचेस थे और अपने ज़मीन पर अपने लैंड पर ऐसे जो रिवर्स थे और जो दूसरे रिवर्स थे जैसे गंगा है यमुना है, ठीक है। तो इन नदी के बीच में सिंधु नदी का मतलब सिंधु नदी की वो जमीन मतलब जहाँ पे सिंधु नदी है वो गंगा और यमुना नदी के बीच में है। और लेट मिडाइवल पीरियड में जो अपने इंडिया को मॉडर्न इंडिया में जो फिर नाम दिया गया और उसको साउथ इंडिया में भी इंक्लूड किया गया। ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडाइवल पीरियड। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडाइवल पीरियड। मतलब जो ऐतिहासिक प्रवृत्ति है अपने मिडाइवल पीरियड की वो किस टाइप की थी, ठीक है। बिफोर वी delve deeper into the complex details of medieval Indian history, let us try and gain a broad understanding of the political, social, economic and cultural changes that took place during this period। मतलब जब भी मतलब कोई मिडाइवल अपने भारत का मध्ययुगीन इतिहास अच्छे से मतलब पूरा डिटेल में जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि अपना जो पॉलिटिकल है मतलब राजनीतिक, सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस मतलब सांस्कृतिक बदलाव, पॉलिटिकल राजनीतिक में क्या बदलाव हुआ, इकोनॉमिक्स का बदलाव है ना, और सामाजिक बदलाव। तो ये सब जो चेंजेस थे ये मतलब इसकी जो प्लेस थे चेंजेस किस तरह से हुए इस मध्ययुगीन पीरियड में, किस टाइप से इनके चेंजेस हुए वो हमें जानना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
The medieval period was marked by the rise of regional kingdoms throughout the country. अपने medieval period में जो रीजनल किंगडम्स थे, मतलब राज्य जो थे, प्रदेश के जो राज्य थे वो अपने कंट्री से ही निकले थे. An important group of people rose to prominence during this period, primarily as warriors and kings in northern and central India. These people were called the Rajput. मतलब जो अपने इंडिया में फिर अलग अलग रीजन हुए और अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राजा, उनके कौन कौन से राजा थे, उनका धर्म और उसके हिसाब से वो उनको जो प्रदेश दिया जाता था, है ना. तो ये अपने इंडिया के मतलब अलग अलग टाइप के वो प्रदेश निर्माण हुए और उसके जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राजा घोषित किए गए. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है लोगों का वो है इस मिडाइवल पीरियड में जो प्राइमरली जो वॉरियर्स थे, मतलब जो बहुत बड़े बड़े योद्धा हो चुके थे, जिन्होंने अपने प्रदेश को जीतने की, मतलब प्रदेश को बढ़ाने के लिए और किसी और लोगों का अपने प्रदेश पर किसी और का राज्य ना हो, इसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे. ऐसे जो राजा थे, ऐसे जो वो नॉर्थन साइड के और सेंट्रल इंडिया के, मतलब नॉर्थन साइड और सेंट्रल इंडिया के जो राजा थे और जिनका उनका जितना प्रदेश था उस प्रदेश के लिए वो जो लड़ते थे, वॉरियर्स थे, तो उनको उस प्रदेश के जो राजा थे उनको राजपूत कहते हैं. The Rajput claim to be the descendants of either the Sun family, मतलब सूर्यवंशी, or the Moon family, चंद्रवंशी. However, there were 4 clans which claimed that they had not descended from either of these two families but had originated directly from a sacrificial fire conducted by sage Vashishta on Mount Abu. मतलब जो ये राजपूत जो थे नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया के जो वॉरियर्स, जो राजा थे वहाँ के राजपूत, उन्होंने उनकी जो फैमिली थी, मतलब उसमें भी 2 पार्ट्स होते थे, एक सन फैमिली, एक मून फैमिली, मतलब सूर्यवंशी और दूसरा है चंद्रवंशी फैमिली. ठीक है, उसमें भी 2 टाइप्स थे. और इसमें कुछ ऐसे मतलब 4 क्लैन्स थे जो मतलब कभी भी डिसेंडेड नहीं होते थे. और इसमें जो ये 2 फैमिलीज थी ये हमेशा अपने प्रदेश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए वो हमेशा लड़ते थे और हमेशा वो सैक्रिफाइस भी वो करते थे. ठीक है, तो इनका ये जो ग्रुप्स थे, इनके जो कंडक्टेड थे, मतलब ये किससे कंडक्ट होते थे, वो है सेज वशिष्ठ. एक सेज वशिष्ठ जो थे माउंट आबू के रहने वाले वो एक पर्सन थे, उनके कंडक्ट में ये राजपूताना जो प्रदेश था वो ज़्यादातर उसके अंडर में चलते थे. इसके आगे है दे कॉल्ड देमसेल्फ अग्निकुला एंड इंक्लूडेड द प्रतिहार्स, द चौहान्स, द सोलंकीज एंड द पवार्स. मतलब ये सेज वशिष्ठ के मतलब राजपूत के जो अलग अलग लोग थे, उनके अलग अलग ग्रुप थे, उनके सरनेम वगैरह ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते थे. ठीक है, तो वो थे, उसमें कौन कौन से इंक्लूडेड थे इसमें लोग, मतलब जिसको अग्निकुल कहते हैं, तो इसमें है प्रतिहार्स और चौहान्स और सोलंकीज एंड पवार. ठीक है, ये जो लोग थे ऐसे 4 टाइप के लोग थे जो इस राजपूत केस में इंक्लूडेड थे. These 4 clans played an important role in history of the period. और ये जो चार जो इम्पोर्टेंट लोग थे, चार जो मतलब ग्रुप्स है, इन्होंने अपने हिस्ट्री के पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था. Establishment of the Delhi Sultanate after the arrival of the Turks from the northwest and setting up of the Mughal Empire were important political events of the period. जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उस टाइम पे अपने इंडिया में तुर्की लोग जो थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो नॉर्थ वेस्ट साइड के जो तुर्की लोग थे वो अपने इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए थे. उसी टाइम पे मुगल एम्पायर, मुगल लोगों का जो साम्राज्य था
वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए इस पीरियड में, क्योंकि अपने इंडिया में हर तरफ से जो भी लोग आते थे वो अपने इंडिया को मतलब साम्राज्य को प्रस्थापित करने के लिए वो लोग हमारे अपने कंट्री के जो राजपूत या जो भी चार मैंने जो नाम बताए वो जो राजा थे उनके साथ हमेशा उनका युद्ध होता था अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। Feudalism, or the custom of granting land to nobles by the rulers who would get tributes and military help in return, was a significant political trend of the period. The important social trends of the medieval age included the increase in the number of new castes, the rise of tribal groups with their own distinctive identities and customs, and a sharp distinction between rural and urban areas. मतलब ये जो सामाजिक ट्रेंड था, मतलब सोशल ट्रेंड में मिडाइवल पीरियड में जो अलग अलग नए नए मतलब अलग अलग कास्ट जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, और जो ट्राइबल ग्रुप थे मतलब जो आदिवासी जो ग्रुप होता था, आदिवासी संगठन जो होती थी वो अपने खुद के रूल्स और अपनी खुद की आइडेंटिटी वो रखते थे, और मतलब वो जो आदिवासी लोग थे वो खुद के साम्राज्य पे खुद राज करते थे। उनके ऊपर किसी भी राजा का या किसी भी प्रदेश का कोई उसमें दबाव नहीं होता था। और यही डिफरेंस था मतलब किसमें, रूरल और अर्बन एरिया में। रूरल मीन्स ग्रामीण विभाग और अर्बन मीन्स शहरी विभाग। जो राजा जो थे वो कौन से एरिया में आते थे, अर्बन में, क्योंकि राजा जो थे वो महान और बड़े मतलब धनवान होते थे, और जो आदिवासी जो ट्राइबल ग्रुप्स के लोग थे वो रूरल एरिया में थे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनके कोई घर नहीं होते, मतलब वो गरीब कंडीशन में मतलब होते थे, तो इसलिए वो रूरल एरिया में आते थे। ऐसे दो टाइप मतलब दो एरिया में वो बांटे गए थे। The flourishing of trade and commerce, along with the introduction of a more systematic assessment of land revenue, were the significant economic trends of the medieval period. The period also witnessed a revival of Hinduism, which was more assimilative in nature. मतलब अपने हिंदुज़म का, अपने इंडिया का जो भी पीरियड था उसके जो विटनेस थे, मतलब इंडिया में जो भी हिस्ट्री हो चुकी थी मिडाइवल पीरियड में उसके जो विटनेस मतलब कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है उस जगह पे। जैसे मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल आपको बताया था ताजमहल का। ताजमहल को देख के हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे शाहजहां की हिस्ट्री थी, शाहजहां थे उस टाइम पे, वो ताजमहल बनाया गया था अपनी उनकी वाइफ के मरणोपरांत उनके याद में, है ना। तो ये सब हम उससे समझ सकते। तो इसी तरीके के कुछ और ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसे प्रूफ्स हमें देखने के लिए अपने इंडिया में मिलते हैं कि उस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी, वो हिस्ट्री सच में हुई थी। इसके कुछ ऐसे जो प्रूफ है वो हमें देखने को मिलते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वेयर मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियड. Architecturally distinctive style and technologies arose which added to the grandeur and magnificence of medieval India. अपने मिडाइवल इंडिया में, मध्ययुगीन भारत में जो अलग अलग टाइप के रिलीजियस थे, मतलब धार्मिकता जो थी, धार्मिकता में कुछ डिफरेंसेस थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। तो उनकी जैसे उस टाइम पे ज़्यादातर कौन से दो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, है ना। तो जो हिंदू के धर्म में जो पूजा अर्चना जो की जाती है उसको भक्ति कहते थे, और सूफी मूवमेंट्स में जो मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे उस पीरियड में। तो आर्किटेक्चरली मतलब आर्किटेक्चर्स के अनुसार जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल थी और टेक्नोलॉजी जो स्टाइल थी उसको ऐड करके, मतलब उस मिडाइवल इंडिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, है ना, जो मतलब मोमेडियन के हो या फिर हिंदू के हो, तो जो भी अलग अलग टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उसके आर्किटेक्चर्स जो थे या उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही मतलब अच्छी और बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। ये अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी जो भी बचा हुआ बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।